हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड टेट, आपका जो यूटेट रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन रहता है। और भी सेंट्रल का आपका जैसे सी टेट हो गया, और भी जहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेपर आपका जो है 29 सितंबर 2023 का है, जो कि सीडीपी का है। ठीक है, इसमें सिर्फ सीडीपी का सेक्शन है। देखो, जब भी मैं वीडियो लाऊंगी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन हो। जैसे मान लो कि एक वीडियो सीडीपी की हो तो उसमें सिर्फ सीडीपी के क्वेश्चन हो, और एक वीडियो अगर एसएसटी की है तो उसमें सिर्फ एसएसटी के क्वेश्चन हो, हिंदी की है तो सिर्फ हिंदी के। तो यहाँ पर हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो सीडीपी का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ना, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया और टॉलमैन हो गया, स्किनर, ये सारे जो आपके सीडीपी के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या मनोवैज्ञानिक हैं। आप इनको जानते हैं, आपका परिचय इनसे है। लेकिन जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद मैंने आपको बताया भी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँगी कि एक सीरीज आपकी सिर्फ सीडीपी की रहेगी, एक सिर्फ एसएसटी की, एक हिंदी की, ऐसे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। रिस्पांस अच्छा आया तो ठीक है। तो फर्स्ट में जैसे इसका राइट आंसर मैंने आपको गैस करना है, तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, आप इसका राइट आंसर गैस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन का, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और उसने किस पर प्रयोग किया था और उसका संबंध किससे था, उसकी थ्योरी का, तो वो हम एक जगह पे नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। फिर उसी तरीके से हम पावलोव का करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से टॉलमैन और स्किनर का करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी, प्लस हमारे नोट्स भी इस तरीके से रहेंगे कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे शॉर्ट रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्किनर। अब आपको यहाँ पे स्किनर के बारे में बताना है कि उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिए थे और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, टीएटी क्या होता है। ठीक है, टीएटी क्या है। ऑप्शन ए है अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है रुचि परीक्षण, यानी कि इंटरेस्ट आपका जो टेस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए यूज किया जाता है टीएटी। ठीक है, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला क्या कारक है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी विद्यालय, और ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो सामाजिक विकास से बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बच्चों के विकास को। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में आपके माता पिता भी आते हैं और आपका विद्यालय भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका रहेगा, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक दिया हुआ है पुरस्कार संरचना, 2 है पारस्परिक संप्रेषण, 3 है पारस्परिकता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ही आपके सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बच्चे क्या सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं और कंपटीशन का माहौल उनमें बना रहता है। फिफ्थ आपका है जेंडर क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है पुरुष होने का जैविक आयाम है, यानी कि बायोलॉजिकल, और सेकंड आपका है महिला होने का जैविक आयाम, और थर्ड जो आपका है ऑप्शन सी, पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, पुरुष या महिला होने का जैविक आयाम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये समाज का दिया हुआ हमारे को जेंडर है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका है, निम्न में से कौन पोर्टफोलियो के अंग हैं। तो पोर्टफोलियो में आपका क्या आता है, ये आपको बताना है कि अगर ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट,
ऑप्शन बी है सृजनात्मक एवं लेखन कार्य, ऑप्शन सी है क्राफ्ट वर्क और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बच्चे का एक बायोडाटा और उसकी एक फाइल बनाई जाती है जिसमें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी सब कुछ इसमें इंक्लूड, ओवरऑल जो बच्चा करता है स्कूल में वो सब कुछ इसके पोर्टफोलियो में इंक्लूड रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। तो ब्लूप्रिंट में क्या क्या दिया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक है आपका आकलन के उद्देश्य, किस प्रकार से हम बच्चे का आकलन करेंगे। ऑप्शन 2 है उसके विषय क्षेत्र। ऑप्शन 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ऑप्शन 4 है प्रश्नों के प्रकार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4 इसमें हम इंक्लूड करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के टाइप इंक्लूड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे आपको दिया है, डिसकैलकुलिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है। ठीक है। तो डिसकैलकुलिया जैसे आप शब्द से ही समझोगे, कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, किससे? कैलकुलेशन से। तो उसी तरह से डिसग्राफिया, ग्राफ में हम बनाते हैं ना, लिखते हैं ना, तो डिसग्राफिया आपके लेखन से होती है, बच्चा लिखने में आड़ा तिरछा लिखता है। उसी प्रकार से आपके बहुत सारे अलग अलग अभिक्षमता विकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणना की समस्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यदि एक बच्चा शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों और उत्तर याद करता है और स्पष्ट लिखता है तब उसकी माँ उसे टॉफी देती है, यह दर्शाता है। तो बच्चे को क्या मिली हुई है? ऑप्शन ए है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वो, 2 है बाह्य रूप से अभिप्रेरित, और इसका 3 यानी कि सी है आंतरिक रूप से सीखने की सकारात्मकता है, डी है सीखने के प्रति निराशावान है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चे की माँ उसे टॉफ़ी दे रही है इसीलिए बच्चा लिख रहा है। तो उसका जो मोटिवेशन फैक्टर है ना वो एक्सटर्नल है, यानी कि उसको बाहर से दिया गया है। बच्चे को पता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो नहीं मिलेगी टॉफ़ी, यानी कि ये आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो उसकी माँ द्वारा दिया जा रहा है। एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन में क्या फैक्ट होता है कि जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है ना, सबसे पहले तो वो कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट करने के लिए चाहिए नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको करियर की चिंता है, एवरीथिंग। बट यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें जो उसके लिए बाह्य कारक उत्तरदायी होते हैं। मान लो कि आपने किसी की वीडियो देख ली, आपने मन में सोच लिया कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, आपने इमेजिन कर लिया और आपने 5-10 मिनट पढ़ाई भी कर ली, आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपका मोटिवेशन धीरे धीरे लो हो जाएगा। या हम किसी अपना गोल सेट कर लेते हैं, कुछ वक्त के लिए हम सोच लेते हैं कि हाँ हमें इस बारे में हर दिन वर्क करना है, और उसके 1-2 दिन के बाद ही हम उसको डाउन कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैसा है? आपका एक्सटर्नल है। 10th की बात करेंगे तो माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई एवं वजन, यानी कि हाइट एंड वेट जो है, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों का विकास इत्यादि, ये सभी भूमिका को इंगित करते हैं। तो ये क्या है आपके? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की, ऑप्शन बी आपका सामाजिक प्रक्रियाओं की, ऑप्शन सी है संवेगात्मक प्रक्रियाओं की, ऑप्शन डी है जैविक क्रियाओं की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल आपके जो प्रोसेस है उसको ये इंगित करता है। ठीक है। रोहन आत्मसम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ता है, निम्न में से कौन सा विकल्प उक्त कथन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है वह आत्मसिद्धि स्तर से एक पद आगे है, और बी है वह आत्मसिद्धि स्तर से एक कदम पीछे है, और सी है वह मैस्लो जो हमारे थे उसके आवश्यकता पदानुक्रम के निम्न स्तर पर है, और डी है वह मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के दूसरे स्तर पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह आत्मसिद्धि जो स्तर उसका है उसके एक स्तर यानी कि एक पद पीछे है। ठीक है। NEP 2020 से क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि प्रगति कार्ड की अनुशंसा करती है, तो ये करती है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है? हमारी एक घड़ी होती है ना, वो जो पूरा चक्कर लगाती है, पूरा घूमती है, तो उसका मतलब क्या है? 360 डिग्री, यानी कि
कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे का संपूर्ण विकास, शारीरिक मनोगत्यात्मक उसका जो विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, या उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, तो वो सब क्या होता है जो हमारी NEP 2020 है उसमें ये सब इंक्लूड किया गया है। 180 समग्र प्रगति कोड इसमें नहीं होगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, प्रशस्त क्या है? ए, विद्यालयों हेतु दिव्यांगों की आरंभिक जो जांच सूची है, और बी आपका यहाँ पे है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपकरण, सी है दिव्यांग बच्चों की बुद्धि मापने हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, डी है दिव्यांग बच्चों के लिए आधिकारिक संरचना हेतु निर्देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, विद्यालयों हेतु दिव्यांगताओं की आरंभिक जांच सूची, ठीक है। 14वां नंबर का क्वेश्चन आपका है, हार्वर्ड गार्डनर ने अवधारणा दी। देखो अभी इससे पहले मैंने एक CDP वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था, आपको बताया कि जो बुद्धि उसके बारे में गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उसके सिद्धांत दिया है, उसके प्रकार बताए हैं। तो कितने प्रकार गार्डनर ने बुद्धि के बताए हैं ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। क्या है कमेंट क्वेश्चन आपका, गार्डनर जो हमारे हैं उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। और IQ लेवल के बारे में भी आप बताइए कि कौन सा IQ लेवल कितना होता है, यानी कि एवरेज बच्चे का IQ लेवल कितना होता है, और जो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसका कितना होता है, जो आपकी थोड़ा सा उससे कम होते हैं उन बच्चों का कितना है। तो ये सब आपको आना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप नोट्स बनाएंगे, जितना आप खुद से याद करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुबौद्धिकता की अवधारणा उन्होंने दी है, ठीक है। तो CDP का ये जो सेक्शन है इसमें हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, पसंद नहीं भी आई है तो आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।